नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन। इस एपीएस के ऑनलाइन क्लास में प्यारे साथियों, जैसा कि हमने कल लास्ट वीडियो में देखा था कि मुद्रास्फीति क्या है, इसके क्या मायने होते हैं, इसी क्रम को मैं कंटिन्यू रखते हुए आगे जो चर्चा करूंगा वो आज का पॉइंट होगा मुद्रास्फीति की माप तो प्यारे साथियों, हमसे क्वेश्चन पुटअप करने वाला क्वेश्चन ये भी पुटअप कर सकते हैं कि आखिर भारत में मुद्रास्फीति की माप की क्या जरूरत पड़ी। प्यारे बच्चों, आगे हम मुद्रास्फीति की हानियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मुद्रास्फीति से हमें विभिन्न प्रकार की हानियां होती हैं। इन हानियों का पता लगाने के लिए और इन हानियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए हमें मुद्रास्फीति की माप की क्या है आवश्यकता। क्या समझे आप? मैंने कहा बच्चों कि मुद्रास्फीति से होने वाली हानियों का पता लगाने के लिए और इन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? मुद्रास्फीति की माप की। इसलिए हमारे देश में मुद्रास्फीति को मापने के लिए अलग अलग सूचकांकों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ये सूचकांक कौन कौन से हैं? जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक की, सेकंड में बात करूं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, और थर्ड स्टेप पे मैं बात करूं साथियों, वो होगी राष्ट्रीय आय अपस्फीति की। ऐसे विभिन्न प्रकार के सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है हमारे देश की मुद्रास्फीति को मापने के लिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी होता है साथियों कि हमारे देश में सामान्यतः किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है मुद्रास्फीति को मापने के लिए। तो सर्वाधिक प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक का। क्वेश्चन पुटअप करने वाला हमसे क्वेश्चन ये भी पुटअप कर सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? हमारा उत्तर होगा दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक का। जब हम सूचकांक की बात करते हैं तो साथियों हमें जानना ये भी जरूरी हो जाता है कि सूचकांक होता क्या है। तो मैं सूचकांक की डेफिनेशन की बात करूं तो साथियों इसकी परिभाषा होगी सूचकांक
अलग अलग मापनीय इकाइयों का औसत व्यक्त करते हैं। सूचकांक क्या करते हैं दोस्तों, अलग अलग पैमाने पर या हम कह सकते हैं मापनीय इकाइयों का क्या किया जाते हैं, औसत व्यक्त किया जाते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं साथियों, सूचकांक अलग अलग पैमाने पर मापनीय इकाइयों का क्या किया जाते हैं, औसत व्यक्त करते हैं या औसत व्यक्त किया जाते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट होगा साथियों, वो नेक्स्ट पॉइंट होगा भारत में मुद्रा स्फीति। साथियों, हमारे देश में मुद्रास्फीति का दौर पहले से ही चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मुद्रास्फीति हमारे सामने कोई नई समस्या है। मुद्रास्फीति जैसी समस्या हमारे सामने वर्षों पहले भी थी, आज भी है और शायद रहेंगे भी। लेकिन मैं बात करूं साथियों स्वतंत्रता के बाद की, तो स्वतंत्रता के समय जो दोस्तों हमारे देश में मुद्रास्फीति की दर थी 1.7% थी। जो कि साथियों 1960 के दशक में 6.4% हो गई। कब साथियों? सन 1960 के दशक में कितनी हो गई? 6.4%। यही 1970 के दशक में बढ़कर साथियों 9.0% हो गई। और यह क्रम जो चलता रहा साथियों 1995 तक चलता रहा। मुद्रास्फीति के बढ़ने का जो क्रम जारी रहा वो कब तक रहा साथियों? 1995 तक। उसके बाद मुद्रास्फीति की दर में कमी देखी गई। बात करें साथियों 2000-2001 से लेकर 2011-12 के मध्य जो मुद्रास्फीति की दर रही वो 4.7% रही। तो साथियों मुद्रास्फीति की दर कभी बढ़ी है तो कभी घटी भी है। लेकिन जब हम बात करें पिछले कुछ वर्षों की, तो उनकी अपेक्षा अब वर्तमान में मुद्रास्फीति की दर में क्या हुई है? कमी। आगे मैं बात करूंगा साथियों कि मुद्रास्फीति से होने वाली जो हानियां हैं उन हानियों के संदर्भ में
प्यारे बच्चों, गौर फरमाइए, जैसा कि हमने देखा मुद्रास्फीति का सीधा सीधा अर्थ है दोस्तों वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि। इट्स ओके। मुद्रास्फीति का सीधा सीधा सा अर्थ है वस्तुओं के मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। या मैं ऐसे कहूं कि जो वस्तु होते हैं उन वस्तुओं की जो सामान्य कीमत होती है उस सामान्य कीमत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो साथियों, जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी तो इसका प्रभाव जो सर्वाधिक पड़ेगा वो उन व्यक्तियों पर पड़ेगा दोस्तों जिनकी वेतन या मजदूरी कैसी है, निश्चित। जब किसी व्यक्ति का जो वेतन है या उसकी मजदूरी है दोस्तों, उस मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि का सिलसिला लगातार जारी रहते हैं, तो मुद्रास्फीति उस व्यक्ति के सामने अनेक समस्याएं लाकर खड़ी कर देती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल की दृष्टि से समझने की कोशिश करें साथियों। माना कि एक व्यक्ति इस व्यक्ति की जो मासिक इनकम है वो 5,000 है, 5,000 रुपये। लेकिन इस 5,000 रुपीज में से जो ये वस्तु खरीद पाता था वो पिछले कुछ वर्षों में 4,000 रुपये की वस्तु खरीदता था। या साथियों, मैं ऐसे कहूं कि एक व्यक्ति जिसकी आज से 5 वर्ष पहले भी इनकम 5,000 थी और आज वर्तमान में भी इसकी इनकम कितनी है, 5,000। इसके वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन वस्तुओं की कीमत लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका खामियाजा इस व्यक्ति को भरना पड़ेगा, क्योंकि साथियों माना कि ये व्यक्ति अपने इस इनकम में से 5 वर्ष पहले कितनी सेविंग करता था, 2,000 रुपये की। शेष 3,000 रुपये जो थे उससे वो अपनी न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करता था। लेकिन अब जो 5 वर्ष पहले 3,000 रुपये में आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी, अब वही आवश्यकताएं कितने रुपए में पूरी हो रही हैं, 4,000 रुपये में। साथ ही इसकी बचत कैसी हो गई, कम हो गई, क्योंकि अब इसके पास कितना शेष बचा, 1,000 रुपये। भाई सीधा सा फंडा है। माना कि हमारे घर वालों ने हमें 500 रुपये दिए और कहा कि तुम मार्केट से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लाओ। लेकिन जब हमने पहले वस्तु खरीदी थी, 500 रुपये जो पहले दिए थे हमें घर वालों ने, उन 500 रुपये में से हमारी जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो ज़रूरत की चीज़ें हम खरीद पाए, और ख़रीदने के बाद भी हमें कितने रुपए बचा, 100 रुपये। लेकिन आज जब हम वस्तु खरीद रहे तो हमें उन्हीं वस्तुओं को खरीदने के लिए जो पैसा देना पड़ रहा है वो कितना, 550 रुपये या 500 रुपये देना पड़ रहा है। अब जो हमारी बचत थी वो बचत क्या हो गई, खत्म हो गई।
क्या समझे आप? प्यारे साथियों, मुद्रास्फीति मूल्य वृद्धि का सीधा सीधा सा असर एक ऐसे व्यक्ति पर देखा जा सकते हैं जिस व्यक्ति की मजदूरी, जिस व्यक्ति का वेतन, जिस व्यक्ति की इनकम कैसी हो निश्चित, जिसमें एक लंबे अरसे तक कोई बदलाव नहीं हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को अपनी उस इनकम में से वो अधिकांश भाग इन्वेस्ट करना होगा अपनी उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिस इनकम के उस भाग को वो सेविंग करके रखता था, बचत करके रखता था। माना कि किसी वस्तु की कीमत आज से 5 वर्ष पहले 50 रुपये थी, आज वही मार्केट में वस्तु 70 रुपये की बिक रही है, मिल रही है, तो साथियों हमें पहले की अपेक्षा कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े? 20 रुपये देने पड़े। जो जरूरत हमारी 5 वर्ष पहले 50 रुपये में पूरी हो रही थी, आज वो कितने में हो रही है? 70 रुपये में। तो मैं एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ा। तो क्या हम जो जरूरत की चीजें हैं वो उतनी खरीद पाएंगे जो पहले खरीद पाते थे? नहीं खरीद पाएंगे। तो इतना समझ लीजिए दोस्तों, मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि से एक व्यक्ति की जो बचत होती है वो बचत कम हो जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ वर्ष पहले ऋण लिया था ऋण, उस ऋणी व्यक्ति को इसका फायदा होता है दोस्तों, लाभ। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को इसकी हानि होती है। मुद्रास्फीति से ऐसे व्यक्ति को लाभ होते हैं जिसने कुछ समय पहले ऋण लिया था, क्योंकि वो जो ऋण वापस करेगा ऋण, वो उसी हिसाब से करेगा, उसी क्रम में करेगा जिस क्रम से इसे बाउंडेशन किया गया, इससे शर्त रखी गई थी। अब ये पहले की अपेक्षा इसे कैसी मुद्रा देगा? कम। लेकिन साथियों समस्या यहीं खत्म नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि मुद्रास्फीति से एक व्यक्ति पर ही इसका प्रभाव पड़ता है, यह एक व्यक्ति के लिए ही हानिकारक होती है। मुद्रास्फीति एक व्यक्ति के लिए तो हानिकारक होती है, साथ ही एक समाज के लिए भी हानिकारक है और एक राष्ट्र के लिए भी हानिकारक होती है। यह एक समाज, एक राष्ट्र के लिए हानि की एक ऐसी श्रृंखला का निर्माण करती है दोस्तों, यह हानि की एक ऐसी श्रृंखला का निर्माण करती है जिसकी मार से एक व्यक्ति नहीं, समाज भी नहीं बच पाता और ना ही राष्ट्र दोस्तों। तो इसलिए जो मुद्रास्फीति है वो हमारे लिए कैसी होती है दोस्तों? हानिकारक। क्या मुद्रास्फीति किसी के लिए लाभदायक नहीं होती? मैंने कहा हाँ, हो सकती है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, एक ऋणी व्यक्ति, ऋणी व्यक्तियों के लिए मुद्रास्फीति कैसी होती है दोस्तों? लाभदायक या पॉजिटिव होती है। जबकि एक ऐसे व्यक्ति जिसकी वेतन, जिसकी मजदूरी निश्चित है साथियों, ऐसे व्यक्तियों के लिए कैसी होती है? हानिकारक। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ समय पहले अपने
परिवार की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में लगभग 2000 रुपये इन्वेस्ट करता था, आज वो अपनी उन्हीं न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3000 रुपये भी उसके लिए पर्याप्त नहीं है। सब किसके कारण हुआ? मुद्रास्फीति के कारण। क्वेश्चन करने वाला हमसे क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है साथियों कि मुद्रास्फीति हानिकारक क्यों होती है? या फिर ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि मुद्रास्फीति लाभदायक कब हो जाती है? जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एक ऋणी व्यक्ति जिसके लिए मुद्रास्फीति लाभदायक होती है, क्योंकि साथियों उसे कम मूल्य वाली मुद्रा वापस चुकानी होती है। आपके जहन में एक सवाल कौन रहा होगा कि आखिर मुद्रा का मूल्य होता क्या है? दोस्तों, मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से है। दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं हम दोस्तों? मुद्रा का मूल्य मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से है। जो मुद्रा वस्तु और सेवाओं को खरीदने की क्रय शक्ति, या मैं कहूँ साथियों क्षमता प्रदान करती हैं। तो साथियों, मुद्रास्फीति की माप, उसके बाद हमने सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ा मुद्रास्फीति की हानियाँ। उससे पहले हमने पढ़ा भारत में मुद्रास्फीति। लास्ट में हमने पढ़ा दोस्तों मुद्रा का मूल्य। तो इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण है साथियों मुद्रास्फीति से होने वाली हानियाँ हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मुद्रास्फीति एक व्यक्ति के लिए तो हानिकारक होती है, लेकिन एक समाज और एक राष्ट्र के लिए भी एक हानि की श्रृंखला का निर्माण करती हैं। और जब साथियों में श्रृंखला की बात करूं तो श्रृंखला में हमारे देश का आर्थिक विकास तो आता ही है। आर्थिक विकास दर के साथ साथ में हमारे देश की गरीब जनसंख्या भी आती है, बेरोजगार लोग भी आते हैं। और ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जिनका वेतन कैसा होता है निश्चित। ऐसे सभी व्यक्तियों को
मुद्रास्फीति की मार झेलनी पड़ती है। आगे साथियों मैं अगले लेक्चर में बात करूंगा मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के बारे में।